हेलो स्टूडेंट्स, कल यानी कि 27 अक्टूबर को मैंने आपको आरआरबी का जो फर्स्ट डे था उसका एक ब्रीफ में रिव्यू दिया था। कि जो भी मुझे फीडबैक आया था बहुत कम स्टूडेंट्स का आया था तब तक, और जो आया था वो ट्रू था। और क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ और इसीलिए मैंने वो फीडबैक भी आप तक पहुँचाया ताकि आपको पता लग सके कि किस तरह का मैटर आया या और क्या क्या हुआ वहाँ पर। और काफ़ी एंग्जाइटी भी थी कैंडिडेट्स में, नेचुरली जिन्होंने अपीयर होना होता है उनमें एंग्जाइटी होती है, और इसलिए मैंने एक ब्रीफ दिया था। और उसके बाद भी मुझे काफ़ी मैसेजेस आए और आपने कमेंट्स में भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने अपनी डिससेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस किया, बहुत तरीके से किया, और वो सब आपने कमेंट्स में भी देखा होगा और चैनल में भी देखा होगा। वो रिव्यू जो था वो मुंबई से था, और मुंबई में ही जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, और किसी टीसीएस कंपनी का था अरेंजमेंट वहाँ पर। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ डिटेल्ड रिव्यू, क्योंकि जो भी कमेंट्स आए उनको मैंने ध्यान से पढ़ा और समझा, और मैं अपने जो व्यूज़ हैं इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ। अपने व्यूज़ देने से पहले मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं इस स्टेनोग्राफी स्किल से टच में हूँ मिड 70s से। मैंने मिड 70s में ये सीखी थी स्किल, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी, और मैंने बहुत जगह पर टेस्ट भी दिए अपने टाइम पर, डिफरेंट स्पीड्स पर दिए, और स्टेनोग्राफी में सीनियर स्टेनोग्राफर था एट द एज ऑफ 23। उसके बाद मैंने 15 साल के करीब मैंने इस फील्ड में काम भी किया, हालांकि मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया, लेकिन फिर भी इस स्किल से पीए प्राइवेट सेक्रेटरी काम करता रहा। उसके बाद मैंने अपना केडर चेंज किया और सीनियर मैनेजरियल कैटेगरी में मैंने काम किया, और कई बार मैंने टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ किए, कई बार मैंने डिक्टेशंस भी दी अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्किल के लिए। तो जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है उसकी बेसिस पर मैं ये अपने व्यूज़ इसमें शेयर करूँगा। अब मैं बात करता हूँ आरआरबी स्किल के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली भी कई वीडियो में बताया था, जब मैंने इस पर लाइव सेशन किया था कि प्रिपरेशंस कैसे करनी है, तब मैंने ये शेयर किया था कि इसमें एक अच्छा पॉइंट ये था कि इसमें मार्क्स जो मिलने थे स्टेनोग्राफी में वो आपके टोटल जो है मेरिट बनाने में उनको जोड़ा जाना था। तो ये एक अच्छा वो था, मौका था स्टेनोग्राफी जो सीख चुके हैं उनके लिए, कि उनको स्टेनोग्राफी में भी जितना एक्यूरेसी लाएंगे उतना उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये एक अच्छा पॉइंट था जो कि और जगह बहुत कम है, लेकिन इसमें कई फीचर्स ऐसे थे जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी आपसे, जो औरों में नहीं होते और नॉर्मली आप किसी भी स्किल में नहीं देखते उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले है एडिट टूल्स। अगर मैं स्टेनोग्राफी की बात करूं तो हमने भी बहुत टेस्ट दिए हैं अपने टाइम में, और इतने सालों से हम देख भी रहे हैं, और इसमें जो लोग भी इस स्किल को जानते हैं, कनेक्टेड हैं, इसमें एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने, शायद वो मेरे से एग्री करेंगे कि कहीं भी ऐसा स्किल नहीं होता जिसमें एडिट टूल्स प्रोवाइडेड ना हो, क्योंकि ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है, स्टेनोग्राफी का टेस्ट है। और जब स्टेनोग्राफर किसी भी उसमें लिखता है, चाहे वो पिटमैन जो भी सिस्टम कर रहा हो, नेचुरली उसको पढ़ता है, उसको फिर वो टाइप करता है, और उसमें जहाँ जहाँ गुंजाइश होती है उसमें उसको करेक्शंस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से इंग्लिश देख के टाइप कर रहे हो और आपको एडिट टूल्स ना हो। एडिट टूल्स हमेशा हर स्किल में दिए जाते हैं। तो एक ये एक्सेप्शनल पॉइंट कह लीजिए, या कहीं भी आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा नहीं किया होगा जहाँ तक मेरी नॉलेज कह रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा अपने इतने सालों में कि एडिट टूल्स प्रोवाइडेड ना किए गए हों, चाहे वो कंप्यूटर पर किया गया हो, चाहे वो टाइपराइटर पर किया गया हो। और डेफिनेटली आपका पर्पज़ ये होता है कि आप एक पैसेज को एक्यूरेटली प्रेस्क्राइब टाइम के अंदर प्रेजेंट करें। उसमें आप चाहे उसको 10 मिनट में टाइप करके 20 मिनट आप उसको रिव्यू करके और उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या जो भी आपकी कॉम्पिटेंसी है वो आपके अपने ऊपर है, बट विद इन ए प्रिस्क्राइब टाइम यू नीड टू प्रेजेंट दैट पैसेज विद डिज़ायर्ड एक्यूरेसी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसमें से एडिट टूल्स को हटा दें। इट इज़ समथिंग विच इज़, आई वुड से,
वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म विद दिस फंक्शंस। मुझे तो लगता है कि इस हिसाब से इनको कैंडिडेट्स भी नहीं मिलते होंगे, और अगर इन्होंने पहली बार किया है तो इनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एडिट फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेनोग्राफी के लिए। हाँ, आप बैक स्पेस यूज़ करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो भी टाइपिंग में नॉर्मली होती है, स्टेनोग्राफी में नहीं होती, कि स्टेनोग्राफी में आपको रिक्वायर्ड टाइम में एक चीज़ पैसेज को कंप्लीट करके देना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो चलिए आप बैक स्पेस का कुछ मार्क्स काट लीजिए, कुछ रख लीजिए, लेकिन बिल्कुल बंद कर देना, इट इज़ समथिंग विच आई वुड से इनजस्टिस टू दी स्टेनोग्राफी स्किल। दूसरा पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ पेंसिल ही अलाउ करना और पेन का अलाउ ना करना। इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता कि किस रीज़न से उन्होंने पेन अलाउ नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा स्किल नहीं देखा, चाहे वो एसएससी लेती हो, चाहे कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं या सभी ले रही हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको पेन अलाउड ना हो। पेंसिल और पेन दोनों अलाउ किए जाते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो स्टेनोग्राफर जब प्रैक्टिस करता है तो या ट्रांसक्रिप्शन करता है तो अपने हिसाब से ही पेंसिल को बनाता है वो। और आप शायद एग्री करेंगे कि पेंसिल बनाना भी सीखना पड़ता है कि पेंसिल को कैसे बनाना है ताकि आप उसकी टिप टूट ना जाए। उसके बाद हम पेन पे अगर आएँ तो पेन को भी आप देखते हैं कि कौन सा पेन मुझे यूज़ करना है, कौन सा पेन मुझे उस फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है या आउटलाइंस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर सकता है। ये तो मैं नहीं मान सकता कि आप टूल्स ही किसी को कोई पर्टिकुलर अलाउ ना करें ले जाना। तो पेन अलाउ ना करना इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इन माई व्यू इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। आप एक काम करवाना चाहते हैं, आप ट्रांसक्रिप्शन करवाना चाहते हैं, चाहे वो पेंसिल से करे चाहे वो पेन से करे, हाउ डज इट मैटर? एंड वाई शुड यू स्टॉप अदर्स टू परफॉर्म? एंड दैट टू मुझे समझ नहीं आता उसका, जब तक कोई रीज़न कोई ना दे कि ये रीज़न है कि हम पेन अलाउ नहीं कर रहे, और अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं पेन तो दैट इज़ अनदर थिंग विच कैन बी ऑब्जेक्टेड कि मेरा पेन मुझे पता है, मेरी पेंसिल मुझे पता है, मेरे टूल्स मुझे पता हैं, तो आप कैसे उस पर वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? मेरा मतलब अलाउ करने चाहिए उनको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई डोंट नो कि जो लोग स्किल से के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं वो कैसे इस चीज़ को सोचेंगे। शायद उन्होंने इस चीज़ पर या तो ध्यान नहीं दिया या इस बारे में वो जानते नहीं हैं। आप मेरे से एग्री करेंगे कि जो भी प्रोफेशनल है, जो भी जिस काम को करता है, उसके लिए जो उसके रिक्वायर्ड टूल्स हैं, अगर आप उसको प्रोहिबिट करते हैं वो टूल्स यूज़ करने के लिए, तो आप उससे परफॉर्मेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप अगर एक डॉक्टर को कहें कि एक पेशेंट को एग्जामिन करें लेकिन हम उसको स्टेथोस्कोप नहीं देंगे, तो वो कैसे काम करेगा? मुझे समझ नहीं आती। यू हैव टू अलाउ सर्टेन मिनिमम टूल्स विच अ पर्सन हैज़ टू यूज़ फॉर प्रूविंग हिज स्किल। नेक्स्ट पॉइंट है जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा था और जिसके बारे में मुझे बहुत मैसेजेस भी आए व्यूअर्स के कि ऐसा कैसे हो सकता है या क्या करना चाहिए। वो था कि ऐसी इंस्ट्रक्शन थी उसमें कि आपको पेज के दोनों तरफ ही लिखना है। मैं तो हमने भी बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत एग्ज़ाम लिए भी हैं, लेकिन कहीं ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी आपको कि आप नोटबुक का दोनों पेजेस पे लिखेंगे। जब एक स्टेनोग्राफर जब शॉर्ट हैंड लिखता है तो एक तरफ ही लिखता है, और डेफिनेटली अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो उसके पीछे तो आप लिख नहीं सकते, लेकिन अगर आप पेंसिल से भी लिख रहे हैं तो आपको कन्वीनियंट होता है सेम साइड पर लिखना, और डेफिनेटली जब आप बैक पे लिखेंगे आपकी कंसंट्रेशन या आपका टाइम उसमें लगेगा। तो कैंडिडेट्स को ये एनफोर्स करना कि आप दोनों तरफ यूज़ करेंगे, मेरे को इसका लॉजिक समझ नहीं आता। अब हम बात करेंगे मुंबई में जो कल एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में, और ये जो फीडबैक मुझे मिला, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स थे जो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, जिनको कोई स्पीड का इशू नहीं था, जिनको एक्यूरेसी का इशू नहीं था, तब भी उनको लिखने में मुश्किल हुई। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि किस तरह की समस्याएं उनको फेस करनी पड़ी होंगी। कैंडिडेट्स ने ऐसा कहा कि जो टोटल जो एग्ज़ाम था एक बहुत
अनप्रोफेशनल वे में, अनऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया। सबसे पहले तो पैसेज की जो ट्रायल्स दी जाती हैं नॉर्मली बहुत ढंग से दी जाती हैं ताकि कैंडिडेट्स को ये ऐसा हो कि प्रॉपर एक स्पीड, वही स्पीड रहेगी, वही एक्सेंट होगा या वही साउंड क्वालिटी होगी। लेकिन मेरे सुनने में ये आया है कि इवन ट्रायल भी उस सेंटर पर बहुत बार लेना पड़ा कैंडिडेट्स को, बिकॉज वो ट्रायल से ही सेटिस्फाइड नहीं थे। साउंड क्वालिटी ठीक नहीं थी, वॉइस की आवाज़ तो बहुत कम थी। इवन ड्यूरिंग फाइनल पैसेज भी मुझे जो ऐसा बताया गया है, वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं थी, कहीं लो थी और कहीं एकदम ज़्यादा हो जाती थी। कई वर्ड्स जो थे स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आए कि वो क्या वर्ड्स बोले गए। उसके अलावा जो भी उसको पैसेज को पढ़ रहा था, वो ऐसे पढ़ रहा था जैसे किसी पैसेज को रीड किया जा रहा हो, ना कि डिक्टेट किया जा रहा हो। रीड करने में और डिक्टेट करने में बहुत फ़र्क होता है। जब आप रीड करते हैं तो आप जैसा चाहें रीड कर सकते हैं, लेकिन जब आप डिक्टेट करते हैं तो आपको कुछ पॉजेज़ देने पड़ते हैं। एक प्रॉपरली सिस्टम से आवाज़ को ढंग से निकालना होता है। ये नहीं कि फुल स्टॉप इंडिकेट ही ना करें आप और कैंडिडेट सोचता रहे कि अभी फुल स्टॉप लगना है। कहने का मतलब है कि इट वॉज नॉट गिवन इन ए प्रोफेशनल वे। अब हम देखते हैं फाइनल पैसेज की बात करें तो मैटर ऐसा था, इट वॉज ए स्टोरी, और कहीं से ली गई थी स्टोरी। ये मुझे समझ में नहीं आता कि स्टोरी डिक्टेट करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। अगर किसी की स्पीच हो, कोई ऑफिस का कोई पॉलिसी या कोई सर्कुलर हो या कोई ऐसा जनरल मैटर हो तो मान सकता हूँ, लेकिन स्टोरी जब आप देते हैं तो स्टोरी की लैंग्वेज डिफरेंट होती है जो ऑफिस की लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। अगर तो रेलवे ने स्टोरीज़ डिक्टेट करवानी है एक स्टेनोग्राफर को तो वो दे सकते हैं, फिर तो मैटर दूसरा है। लेकिन अगर आपने ऑफिस में काम कराना है तो ऑफिस की जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो आपको जनरल डिबेट्स में कह लीजिए या ऑफिस सर्कुलर्स में कह लीजिए या जो भी गवर्नमेंट के सर्कुलर्स निकलते हैं वो उसकी बात कर लीजिए, डॉक्यूमेंट जो निकलते हैं। लेकिन स्टोरी देने में मुझे समझ नहीं आता कि क्या इंटरेस्ट है, क्या वो जज करना चाहते हैं उससे। कल को तो कोई भी मैटर आप दे दें, आप कहीं कोई भी मैटर, तो कल को आप शेक्सपियर की इंग्लिश उठा के दे दें तो कहीं ये भी तो इंग्लिश में ही है। ऐसा नहीं होता। जब आपने एक स्टेनोग्राफर को जज करना है उसकी कॉम्पिटेंसी को, और वो उसने ऑफिस में काम करना है, आपको मैटर ऐसा देना चाहिए जिस पर आप रीज़नेबली उसको एक जज कर सकें। हमने भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए हैं, हमारा अप्रोच नॉर्मली यही होता है, किसी का भी, और होना भी यही चाहिए कि आप ठीक है इजी नहीं देना चाहते, मॉडरेट दे दीजिए। एक पैसेज हो जिसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स 10, 15, 20 होने चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई सा भी मैटर दे देना और ऐसे कर देना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी और समथिंग विच इज़ नॉर्मली विच हैज़ नॉट हैपेंड अर्लियर। अक्सर ऐसा देखा गया और ऐसा होना भी चाहिए कि जब भी स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम हो, जो लोग इस फील्ड में रहे हैं, इस फील्ड को जानते हैं, उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको ये उस हिसाब से चीज़ देनी चाहिए, चाहे वो पैसेज हो, चाहे वो डिक्टेशन हो। हमारे टाइम पे हम जब डिक्टेशन देते थे या टेस्ट लेते थे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, और ध्यान रखा जाता था कि जो भी आपका लाउड स्पीकर हैं या जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि कैंडिडेट्स तक वो चीज़ पहुँचे। अगर कैंडिडेट्स तक ही नहीं पहुँच रही कोई आवाज़ तो मेरे कंडक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप अल्टीमेटली नहीं चाहते कोई कैंडिडेट आए तो दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कैंडिडेट्स को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो नेचुरली फिर आपको ऐसा देना चाहिए बिल्कुल जिसको फेयर सिस्टम कहा जाए। रेलवे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को नेचुरली उसके इमेज पर भी फ़र्क पड़ता है अगर वो टेस्ट को प्रोफेशनली कंडक्ट नहीं करते, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो एक प्रोफेशनल एजेंसी को एंगेज कर सकती है और इंश्योर कर सकती है कि जो टेस्ट हो स्मूथ हो और कैंडिडेट्स को ऐसी चीज़ें फेस ना करनी पड़े, अनटूवर्ड इंसिडेंट्स ना हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अब किसी भी एम्प्लॉयर के लिए। आरआरबी को चाहिए कि वो जो भी ग्रीवेंसीज उनके पास आई हैं, जो भी मुंबई में कल एग्ज़ाम हुए उसके बारे में,
उनको प्रॉपरली एग्जामिन करें, और अगर वो इसमें इन चीज़ों को ठीक पाते हैं कि ग्रीवेंसी उनकी जेन्युइन है, तो उसको रीऑर्गेनाइज करने का, दोबारा करने की अरेंजमेंट करें। लास्टली मैं ये कहूँगा, जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और जिन्होंने ये सिचुएशन को फेस किया है, वो अपना जो भी इनपुट्स हैं या जो भी वो कहना चाहते हैं, सजेशंस कह लीजिए, जो भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो जो भी मेल आईडी या जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया आरआरबी ने, उस पर कन्वे करें, उनको फीडबैक दें, ताकि वो इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें और आने वाले एग्ज़ाम में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि रेलवे खुद भी इस बारे में कॉन्शियस होगी कि इस इशू को और ना बढ़ाया जाए, और जो आने वाले एग्ज़ाम होने हैं और कैंडिडेट्स को उनको उन्होंने कैसे डील करना है, थोड़ा उसके लिए उसके बारे में भी सोचें, और ढंग से होना चाहिए एग्ज़ाम, यही हम उम्मीद करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।